तो हाँ जी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि इतने दिनों से मेरी क्लासेस नहीं आ पा रही थी। और हाँ, मेरे सॉरी कहने का तात्पर्य एक ये भी है कि आप लोग बेटर रिस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि हमने केमिस्ट्री की क्लासेस को अपलोड करके लगभग 5 दिनों से छोड़ रखा है, क्योंकि रीच बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए। और हाँ, एक लाइक करिएगा और एक ही प्यार से कमेंट करिएगा, ठीक ना, ताकि उससे हम मोटिवेट होते हैं और लाइक करने से हमारी रीच ऊपर जाती है, जिससे हमारी क्लास और बच्चों तक पहुंच पाती है। ठीक, तो चलिए अब हम अपना आज हमारा है बायोलॉजी का क्लास, ठीक ना। बायोलॉजी का क्लास है हमारा लेक्चर नंबर 5, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ठीक ना। मैं इसे जल्दी ही खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन मैं जल्दी खत्म करने से तात्पर्य ये तो नहीं है कि मैं बिना कुछ पढ़ाए में चला जाऊं, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस चीज के लिए क्लास 12 बोर्ड 2026 हम देखने वाले हैं, ठीक। इस क्लास को कितने लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलते हैं, भैया 12th यूपी वाले पढ़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं। हाँ भाई, सब लोग पढ़ सकते हो। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और हमारा हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम, जितने भी और जो इधर के बोर्ड छोटे हैं आसपास के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, ठीक ना, झारखंड, उत्तराखंड, जो भी है, जो जो एनसीईआरटी मतलब फॉलो करते हो सब पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, सिलेबस सबका सेम है। हाँ, पेपर पैटर्न सबके अलग है, ठीक ना। पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न सबके अलग है, मुझे पता है। पेपर पैटर्न तो अगर आप लोग बोलोगे जिस चीज का ज्यादा डिमांड रहेगा जिस बोर्ड के लिए, ठीक ना, अगर यूपी बोर्ड के लिए रहा है तो यूपी बोर्ड, सीजी बोर्ड सीजी बोर्ड, बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड, जैसा बोर्ड का स्पेसिफिक डिमांड रहेगा उस बोर्ड के लिए भी क्लासेस आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का हमारा हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, मादा जन्निक चक्र। टुडे हाईलाइट में हम देखेंगे, थोड़ा सा माइक, सॉरी, थोड़ा सा मार्कर ना शुरुआत में चलने में थोड़ा कंजूसी करता है, तो देख लीजिएगा। टुडे का हाईलाइट, आज का हमारा हाईलाइट क्या है, मादा जन्निक चक्र। मादा जन्निक चक्र क्या होता है, मादा जनन अंग होता है, ठीक ना। मादा जन्निक चक्र या मादा जनन अंग। अब मादा जनन अंग हमने तो बता दिया शुरुआत में क्या होता है, अब इसको हम डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं कि मादा जन्निक चक्र क्या होता है। तो देखो, ये है मादा जन्निक चक्र, जिसको हम बोलते हैं जायंग। पूरी संरचना को हम चित्र लिखते हैं यहाँ जायंग, ठीक ना। ये पूरी संरचना किस चीज की है, जायंग की है, ठीक ना। तो यहाँ देखो, चित्र बनाओगे ना तो हमेशा याद रखना, चित्र के नीचे उसका नाम लिखना, कभी भी अगल बगल में नाम मत लिखना। हाँ, उसके पार्ट्स के नाम जो लेबलिंग करोगे ना उसके नाम लिखना। चित्र किस चीज के, जायांग। जायांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइनोसियम बोलते हैं। मुझे बहुत सारे भाई बहन ने कहा कि भैया मुझे इंग्लिश नाम भी बताया क्या करिए यार। तो चलिए इंग्लिश नाम भी हम बता दिया कर रहे हैं आपको, ठीक ना। अब देखिए, ये है हमारा क्या, ऊपर की संरचना को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा वर्तिकाग्र, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र। इस चित्र की व्याख्या करनी है आपको, ठीक ना। मादा जननिक चक्र या मादा जननांग में आपको चित्र की व्याख्या पूरे संपूर्ण तरीके से करनी है। अगर 5 नंबर में पूछ दिया कि जायांग किसे कहते हैं, जायांग की इकाई किसे कहते हैं, चित्र की संपूर्ण व्याख्या कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। वैसे तो क्वेश्चन स्पेसिफिक है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन इस बार पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, तो कुछ भी आ सकता है। माइंड मत सोचो, कुछ भी आ सकता है, एकदम कहीं से कुछ भी, ठीक ना। तो ज्यादा मत सोचना। इसको बोलते हैं स्टिग्मा और इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक। और इसको बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं अंडाशय हिंदी में, सॉरी मैंने इस साइड उस साइड लिख दिया, कोई बात नहीं। इसको अंडाशय बोलते हैं। और ये बीच में जो संरचना है ना, ये बीच में जो संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं पता है, नहीं पता, मैंने पहले बताया रखा है, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं बीजांड। ये है हमारी बीजांड की संरचना, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक ना। ये है हमारी ओव्यूल की संरचना, ठीक ना। ये हो गया हमारा बीजांड, जो कि किस चीज से जुड़ा होता है, अपरा। अपरा जानते हो, प्लेसेंटा, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं बीजांड आसन। ये वाली जो संरचना है ना, फूली हुई संरचना, मेरे पास माइक का मार्कर का इशू हो रहा है, ठीक ना। ये जो संरचना है ना, ये जहां पास ये जो फूली हुई संरचना मैंने बनाया, इसको हम बोलते हैं बीजांड आसन। जहां पास बीजांड स्थित होता है उसको बोलते हैं बीजांड आसन, ठीक है। चलिए हम अपने क्लास को देखते हैं। हमारा मेन जो टॉपिक है उस चीज पे हम आते हैं। मादा जन्निक चक्र या मादा जननांग। मादा जन्निक चक्र को जायंग कहते हैं, मादा जन्निक चक्र इसको हम पूरे को जायंग कहते हैं, ठीक। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। जायंग को इंग्लिश में हम जाइनोसियम कहते हैं, ठीक। और जायंग की इकाई को स्त्री केसर, इसको हम स्त्री केसर, अगर इसका एक भाग, ठीक ना, जैसे देखो ये जायंग है, इसमें बहुत सारे स्त्री केसर हैं, ठीक ना। तो जायंग की एक इकाई को स्त्री केसर या अंडव, अंडव को इंग्लिश में बोलते हैं हम कार्पल, ठीक ना, अंडव या कार्पल कहते हैं। तो इस प्रकार एक हमारा हो गया जायंग, ठीक ना।
क्या हो गया भाई, आज चल ही नहीं रहा है मार्कर। हमारा हो गया जायांग, ठीक ना। जायांग हो गया। जायांग की एक इकाई को हम क्या बोलते हैं, स्त्री के सर, ठीक ना। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ज्यादातर यूज किया गया है, क्या किया गया है, अंडप वर्ड को यूज किया गया है, ठीक ना। स्त्री के सर 10th तक यूज किया जाता है ज्यादा, लेकिन इस बार अंडप ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक ना। मैं भी चीज को क्लियर कर दिया, ठीक। अब देखना, जायंग जो होता है ना, गुरु बीजाणु पर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। एक बात अपने माइंड में रखना, गुरु बीजाणु पर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि हमारा जो ओ क्या बोलते हैं, पुंकेसर जो होता है हमारा लघु बीजाणु पर्ण का प्रतिनिधित्व करता था। क्यों करता था, क्योंकि उससे लघु बीजाणु ध्वनि का निर्माण होता था और इससे गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। बीजांड के भीतर ही ना गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, उसमें पराग कोश के अंदर होता था, इसमें बीजांड के अंदर होगा। तो इसलिए याद रखिएगा, जायंग जो होता है गुरु बीजाणु पर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। इस पॉइंट को भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, जायंग गुरु बीजाणु पर्ण का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक ना। जायंग गुरु बीजाणु पर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे पता है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मेरे पास में इशू है, देखो लाइट फोकस अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो जब मैं हटूंगा तो उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। बाकी मेरे हाथ पे कंट्रोल रखिएगा तो पता चल जाएगा हाँ भैया क्या लिख रहे हैं, ठीक। इस प्रकार थोड़ा समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब हमें चित्र की व्याख्या करनी है। उससे पहले हम बताते हैं जायंग के प्रकार। जायंग दो प्रकार के होते हैं अंडप के आधार पर, ठीक ना। अंडप के आधार पर जायंग दो प्रकार के होते हैं। पहला एक अंडपी, ये जो अंडप है ना, इस संरचना को जायंग बोलते हैं और इसकी एक इकाई को हम अंडप बोलते हैं। अगर ऐसी एक ये मान लो ये अंडप है, ठीक ना, इसको हमने अंडप मान लिया। अगर ऐसा ऐसा दो अंडप है तो उसको हम द्विअंडपी बोलेंगे। अगर एक अंडप है तो उसको हम एक अंडपी बोलेंगे, ठीक। तो इसी प्रकार एक अंडपी तथा बहुअंडपी होते हैं। एक अंडपी में एक अंडप होते हैं, बहुअंडपी में बहुत सारे अंडप होते हैं। तो देखा, एक अंडपी एक अंडप, सिर्फ एक अंडप मान लो तो एक अंडपी हो गया, ठीक। अब देखना, बहुअंडपी को भी हमने दो भागों में बांट दिया, एक युक्त अंडपी, एक वियुक्त अंडपी या मुक्त अंडपी भी बोलते हैं वियुक्त अंडपी को, ठीक ना। तो युक्त अंडपी में सारे अंडप ना एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक। सारे अंडप एक साथ जुड़कर उसको जायंग जिसको बोलते हैं ना, वही एक साथ जुड़े होते हैं उसको। उसका एग्जाम्पल हमारा है जो गुड़हल है, ठीक ना। उसका जो एग्जाम्पल है हमारा गुड़हल है, ठीक ना। गुड़हल में युक्त अंडप होते हैं, पूरे अंडप जितने रहते हैं सब जुड़े हुए रहते हैं और जायंग की संरचना को निर्माण करते हैं। उसको हम बोलते हैं युक्त अंडपी, यानी कि युक्त यानी जुड़े रहते हैं, युक्त रहते हैं एक साथ ऐसे, ठीक ना। और वियुक्त अंडपी या मुक्त अंडपी किसको बोलते हैं, गुलाब या फिर कमल। गुलाब या कमल जो रहता है ना, उसमें अलग अलग ऐसे ऐसे बिखरे रहते हैं अंडप जो रहते हैं ना, अलग अलग रहते हैं, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं वियुक्त अंडपी या गुलाब या कमल। सॉरी, मुझे थोड़ा सा बोलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि मैंने आप लोगों को एक आध दो बार इन्फॉर्म किया था कि हाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, जिसके कारण मैं क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। मैं किसी भी क्लास को दूं या ना दूं, ठीक ना, मैं पूरा कोशिश रहेगा कि मैं बायोलॉजी क्लास को मैं पूरा दूं, क्योंकि मैंने जो कमिटमेंट किया है ना, मैंने उसको पूरा मुझे करना है बस। फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस आएंगे, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन इसकी भी क्लासेस आएंगी, इसकी तो आएगी ही आएगी। बस आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और हाँ, मेरी क्लासेस थोड़ी लंबी होती है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे किसी भी चीज को डीपली समझाना रहता है, ठीक ना। अगर ऊपर ऊपर से आऊं तो मैं ये 2 मिनट का काम था जो बोर्ड पे लिखा है मैं उसको बताता चले जाता फास्ट फॉरवर्ड वे में, ठीक ना। तो फास्ट फॉरवर्ड वे जब वन शॉट हम लेने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम हम बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे, इसके लिए नो टेंशन रहिए। अब देखिए, युक्त अंडपी देख लिया हमने, वियुक्त अंडपी देख लिया। अब चित्र की व्याख्या करना है तो हम बोलेंगे जायांग की व्याख्या। जायांग की व्याख्या, अब हमें जायांग की व्याख्या करनी है तो कैसे हम करेंगे, हम जैसे व्याख्या करना है ना उसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, तब तक आप लोग इधर एक बार देख लीजिए, एक बार इधर नजर आप लोग घुमा लीजिए, ठीक। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका एक संरचना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिएगा, जायंग मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला ऊपर वर्तिकाग्र, ठीक ना, जो कि एक समतल चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक ना, जो पराग कणों के अवतरण मंच की तरह कार्य करता है। मैं जो लैंग्वेज को बोल रहा हूं उसे आप अपने लैंग्वेज में तोड़ मरोड़ कर लिखना, ठीक ना। जरूरी नहीं मैं जो बोल रहा हूं उसी को लिखना, आप लिखना। जायंग की संरचना में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। ये ओव्यूल जो है वो अंदर का भाग है, ठीक ना, तो उसको ना लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक ना। मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठीक। अब लिखना, पहला वर्तिकाग्र।
वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच की तरह कार्य करता है, जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है तथा समतल होता है। ये देख रहे हो, समतल पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है, ताकि इस पे आएंगे तो परागकण चिपक जाएंगे। इस प्रकार पहला को व्याख्या कर सकते हो। और दूसरा व्याख्या करने के लिए, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय, वर्तिकाग्र तथा फूली हुई संरचना अंडाशय से निकले हुए लंबे भाग, जुड़े हुए लंबे भाग को वर्तिका अर्थात स्टाइल कहते हैं। ठीक ना, ये संरचना आपकी क्लियर हो गई एक लाइन में। और एक तीसरी संरचना है, तीसरी संरचना में आप क्या लिख सकते हो कि जायंग की सबसे निचली हिस्से जो कि फूली हुई संरचना होती है उसे हम ओवरी या अंडाशय कहते हैं। इतना आप लिख सकते हो। और फिर अगर मैं अपने नोट से अगर बोलूं तो इसके अंदर और कुछ भी चीज लिखा है मैंने। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। ये जो बीजांड है ना, जैसे मैंने बताया था उसमें पुंग केसर को हम क्या बोल रहे थे, लघु बीजाणुधानी कह रहे थे, उसी तरीके से बीजांड को हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक ना, तो इसके नीचे और मैंने जो अपने नोट में लिखा है इस चीज को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक ना, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं जो गर्भाशयी गुहा के भीतर होता है। अब गर्भाशयी गुहा क्या है भैया, ये तो हमारा अंडाशय हो गया। ये वाला जो संरचना है ना, ये जो मतलब बीच वाला ये जो पूरा संरचना है ऐसे है, पूरा ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं गर्भाशयी गुहा। ये हो गई हमारी गर्भाशयी गुहा। ठीक ना, तो गर्भाशयी गुहा के भीतर उपस्थित संरचना को हम बीजांड कहते हैं, जिसे ही हम गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। शब्दों पे जाना और समझने पे जाना, ठीक ना, और समझना रटना तो बिल्कुल मत। ठीक, इस प्रकार यह हमारा हो गया। और इसके आगे हमने क्या लिखा है, अंदर की ओर गर्भाशयी गुहा की ओर अपरा। ठीक ना, ये अपरा पर स्थित होता है, जिसको हमने बीजांड आसन कहा है उसे ही हम अपरा कहते हैं। ठीक, अब आगे हमने देखते हैं हम क्या लिखे हैं। बीजांड आसन गर्भाशयी गुहा के अंदर स्थित होता है। मैंने पहले ही बता दिया गर्भाशयी गुहा है, गर्भाशयी गुहा के अंदर हमारा बीजांड स्थित है। ठीक ना, अब एक बात और समझ लो, फल भित्ति का निर्माण कौन करता है और बीज का निर्माण कौन करता है। 2 पॉइंट मैं बता रहा हूं, फल भित्ति और बीज का निर्माण कौन करता है। इसी से फल भित्ति का देखना, अंडाशय फल भित्ति का निर्माण करता है, फल भित्ति का निर्माण करता है। और बीजांड जो होता है ओव्यूल हमारे बीज का निर्माण करता है, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है बिल्कुल। अब एक अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये बीजांड मतलब ये जो हमारा अंडाशय कैसे फल भित्ति का निर्माण करता है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर आप एक आम की संरचना लेते हो, ठीक ना, मुझे आम तो वैसे बनाना नहीं आता है, ठीक ना, ये समझो मेरा आम है, ठीक ना, ये क्या है, हमारा आम है। अब देखो इसके बीच में आम को जो मैंने लिखा है उसको मैं मिटा देता हूं, इसके बीच में एक ऐसा लंबा से एक बीज होता है, ठीक ना, ये हो गया हमारा क्या, बीज। और ये जो इधर किनारे की जो गुदा होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं काट काट कर, उसको हम क्या बोलते हैं, फल भित्ति बोलते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं फल भित्ति। ठीक, ये हो गया हमारा फल भित्ति जो कि फल को विकसित करता है, फल को फुलाता है ना भाई। अब देखो बीज तो पहले बीज तो बन जाता है, ठीक ना, अब बीज बन गया नहीं, किसी किसी फल में पहले भी बीज बन जाता है, किसी किसी बाद में बनता है, वो अलग का टॉपिक है, 12 तक नहीं है, तो 12 तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक ना, देखो बीज है, बीज के किनारे किनारे जो भी संरचनाएं होती है जिसको हम लोग खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फल भित्ति। फल भित्ति का निर्माण अंडाशय करता है। तथा आप लोग लिखिएगा इस चीज को, इसी में लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक ना, 5 में से 5 नंबर पूरे मिलने के चांसेस आपको पूरे मिलेंगे। ठीक ना, और हाँ एक बार फिर से बताऊंगा, ये आईएमपी टॉपिक है, ध्यान में थोड़ा रखिएगा। ठीक ना, आईएमपी टॉपिक है 5 नंबर के लिए। तो जो भी टॉपिक रहेंगे मैं उसको बताते चाहूंगा कि हाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट, पढ़ना हमको सबको है लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक, तो देखिए इस प्रकार हमारा 5 नंबर का बनता है। तो हम बात कर रहे थे फल भित्ति। फल भित्ति हमारा जो संरचना को हम खाते हैं उसको फल भित्ति बोलते हैं, और जो जिसको नहीं खाते हैं, आम की बात कर रहे हैं, आम में हम बीज को नहीं खाते हैं तो हमारा बीज हो जाता है, बस इस प्रकार। और हाँ, ये क्लास आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। और मैं कहूंगा ना, आपके जितने भी स्कूल वाले मित्र हैं, पहली बात तो कोई पढ़ता नहीं है, अगर जिसको नहीं पढ़ना रहेगा चाहे उसको कोई सा भी, अगर तुम उसको अपॉर्चुनिटी दे दोगे, अगर नहीं पढ़ना है उसको तो नहीं पढ़ेगा। ठीक ना, अगर लेकिन आपका एक मेरे लिए अगर एक काम कर सकते हो तो कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो ना रीच वाला जो प्रॉब्लम है ना, अगर रीच वाली प्रॉब्लम नहीं होती ना, रीच वाली एक प्रॉब्लम क्या कहती है पता है, कि आपके तक जो मेरी क्लासेस पहुंच रही हैं अगर रीच डाउन हो जाता है तो आपका तक भी नहीं पहुंचेंगी, ये एक बड़ी समस्या है। ठीक,
तो हाँ, नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा ताकि जब भी क्लासेस मेरी अपलोड हो तब तक आपको पता चल जाए, ठीक ना, कि हाँ भैया ने क्लासेस अपलोड की हैं, ठीक। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस अपने मित्रों तक शेयर करिएगा और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।